हेलो डियर्स, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज जसमेर सिंह। आज एक बार फिर से आपके सामने टेंसेस का सिस्टम, जैसा कि पहले वीडियो में आपको बताया गया था, बेसिक इंट्रोडक्शन दी गई है और वहां पर बोला था कि हम बेसिक कंसेप्ट हर क्लियर करवाएंगे आपका। तो आज जो हमारा टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी काम करते हैं उसके दो चीजें होती है हमारे पास, इंट्रोडक्शन और दूसरा फंक्शन, आइडेंटिटी और फंक्शन। और इसकी जो आइडेंटिटी पहचान है वो फर्स्ट वीडियो में हम बता चुके हैं। आज हम इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशंस में कहां पर इसका यूज किया जाता है, किस चीज को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। मेनली इसका नाम क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है वर्ब फर्स्ट को, और वर्ब फर्स्ट के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। लेकिन एक बात यहां पर है, और वो क्या है? जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन है, तब क्या किया जाता है? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ SES या IES जोड़ दिया जाता है। अब ये थर्ड पर्सन क्या होता है ये भी हमें डिस्कस करना है कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये, कि वो प्रोनाउन जो पर्सन की जगह पर यूज होते हैं। और पर्सन क्या होता है? ह्यूमन बीइंग, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, बच्चा भी हो सकता है। और इनकी जगह पर जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या यूज होते हैं? I, we, you, he, she, it, they, इनका यूज किया जाता है। अब फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? जो स्पीकर को डिनोट करते हैं, जो स्पीकर को शो करते हैं, जिनमें बोलने वाला शामिल होता है, उनको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। I और we। सेकंड पर्सन क्या होता है? You होता है। और थर्ड पर्सन क्या होते हैं ये हमें देखना है। फर्स्ट पर्सन जिनमें बोलने वाला शामिल हो। अब मैं आपके सामने हूं, मैं कहता हूं मैं पढ़ाता हूं, क्या मैं शामिल हूं? मैं तो बोलने वाला हूं, मैं खुद शामिल हूं इसमें। अब कहता हूं हम जाते हैं, हम में जो बोल रहे हैं वो भी शामिल है। जिनमें बोलने वाला शामिल होता है वो फर्स्ट पर्सन, और इसके जो सब्जेक्टिव केस होते हैं आई और वी होते हैं। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। सेकंड पर्सन क्या होते हैं? जिनमें जो सुनने वाले को डिनोट करते हैं, जिनमें सुनने वाला शामिल हो। और सुनने वाले को क्या कह के बोलते हैं? तुम। और तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। तो सब्जेक्टिव केस है यू। लेकिन जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है? थर्ड पर्सन, जिसमें न तो बोलने वाला शामिल होता है न सुनने वाला। मैं बोलता हूं, आप सुनते हो, मैं कहता हूं वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह न तो मैं न आप, तो ये क्या होता है? थर्ड पर्सन, जिनमें न बोलने वाला न सुनने वाला, जिसके बारे में बात की जाती है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। और ये क्या होते हैं? ही, सी, इट और दे। अब हमने क्या लिखा यहां पर? थर्ड पर्सन सिंगुलर, वह मस्कुलिन जेंडर, सी फेमिनिन जेंडर, और इट ये बेबी के लिए यूज होता है, कॉमन जेंडर इसको बोला जाता है। तो ये तो तीनों के तीनों क्या है? सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और दे क्या है? प्लूरल। दे के बारे में तो हमें नहीं सोचना, हमें क्या ध्यान रखना? ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन। नाउन क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, क्वालिटी, कंडीशन विच गिव्स द आंसर ऑफ व्हाट, हु एंड होम, उनको क्या कहते हैं? नाउन। तो सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन है, तो जो वर्ब फर्स्ट आती है उसके साथ में SES और IES ऐड कर देते हैं। यहां पर हम लिखेंगे ही, सी, इट, या फिर सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, ये है तो हम ऐड करेंगे यहां पर, अदरवाइज नहीं जरूरत है। अब बात आती है, हमने क्या बोला? तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SES या IES ऐड कर देते हैं। अब ये भी देखना भी किस फॉर्म के साथ S ऐड होता है, किसके साथ ES ऐड होता है, किसके साथ IES ऐड होता है, ये भी देखना है। यहां पर ले लेते हैं हम इसके लिए ES कब ऐड होता है ये देखना हमें। अगर किसी वर्ब का जो लास्ट लेटर है वो O है, SH है, CH, SS, Z या X। अगर किसी वर्ब के लास्ट में O है, SH है, CH है, SS है, Z है या X है,
तो तब क्या करते हैं हम उसके साथ में ईएस ऐड कर देते हैं। कुछ वर्ब्स देखिए, जैसे यहां पर गो है, ब्रश है, रीच, पोजेस, बज, और एक्स की भी ले लीजिए, रिलैक्स। अगर ये वर्ब आई हुई और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है, तो इनके साथ क्या ऐड होगा? ईएस ऐड होगा। गोज, बर्सेज, रिचेज, पोजेसेज, बजेज, रिलैक्सेज, तो यहां पर ईएस का ऐड किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इधर हम लिख लेते हैं, ओ जेड एक्स सी एच एस एच और डबल एस। अब बात आती है आई ई एस कब ऐड होता है? अगर किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई है और वाई से पहले वोवल आया हुआ है, तो क्या करते हैं? और दूसरा साउंड की जो पार्ट होता है, दो टाइप के होते हैं साउंड, वोवल और कंसोनेंट। कंसोनेंट, अगर वाई से पहले कंसोनेंट है तो तब क्या करते हैं? यहां पर हमें देखना है। अगर वाई से पहले वोवल है तो एस ऐड कर दिया जाता है। अगर वाई से पहले कंसोनेंट है तो वाई को तो हटा दिया जाता है और आईईएस ऐड कर दिया जाता है। अब मैं यहां पर एक दो एग्जांपल लिखता हूं। जैसे यहां पर हमने लिखा से, प्ले, और एक लिख दिया ट्राई, ट्राई के बाद में है क्राई। यहां पर हमें क्या करना है? पहले तो ये देखना भी जो भी वर्ड है, जो ये वर्ब दी गई है, इनका लास्ट लेटर क्या है? वाई है दोनों के अंदर। और वाई से पहले क्या बोला? अगर आपको वोवल दिया गया है, वोवल क्या क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। अगर इनमें से है तो क्या करेंगे? एस जोड़ देंगे उसके साथ। तो से का क्या हो जाएगा? सेज। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेज। अब ट्राई भी आपके सामने है। ट्राई में लास्ट लेटर तो क्या है? वाई है। इसमें भी वाई है कराई में, लेकिन वाई से पहले क्या दिया गया? यहां पर आर दिया गया है। एक और ले लीजिए, फ्लाई, वाई से पहले एल दिया गया। तो ये तीनों कंसोनेंट है, और कंसोनेंट है तो क्या है? वाई को तो हम छोड़ देंगे, काट देंगे, हटा देंगे यहां से, और क्या जोड़ देंगे? आईईएस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ट्राइज। यहां पर क्या होगा? कराइज। और यहां पर फ्लाई में क्या हो जाएगा? फ्लाइज। तो ये तो था हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड। और फिर एस ई एस और आई एस कब लगाते हैं वो बात। अब एस कब लगाते हैं? जो इनको छोड़ के वर्ब रहते हैं सभी के साथ में एस को ऐड कर दिया जाता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है? सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है। जैसे मैं बोलता हूं मैं लेटर लिखता हूं, आई, आई तो फर्स्ट पर्सन है, वर्ब फर्स्ट आएगी, एस आई एस कुछ नहीं जोड़ेंगे इसके साथ। आई राइट ए लेटर। दूसरा सेंटेंस हमने बोला कि हार्दिक लेटर लिखता है। हार्दिक किसी लड़के का नाम है, छोटे बच्चे का नाम है, हार्दिक लेटर लिखता है, तो नाउन है हार्दिक, तो और नाउन है तो सिंगुलर है, प्रॉपर नाउन है सिंगुलर। तो यहां पर अगर आपने हार्दिक लिखा, हार्दिक राइट या राइट्स क्या आएगा? हार्दिक जब सिंगुलर नाउन है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस और आई एस जोड़ेंगे। ई पहले से दिया गया है तो क्या करेंगे? एस। हार्दिक राइट्स ए लेटर। क्लियर? अब इसमें नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद में डू या डज, उसके बाद में नोट आता है, फिर वर्ब फर्स्ट, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। अब ये डू डज की बात होती है। हेल्पिंग वर्ब तो बेस फॉर्म तो डू ही होती है, डू होती है। फिर वही बात होती है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है या सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है, तो क्या करेंगे? आपको यह बताया था कि जो वर्ब है उसके साथ एस ई एस या आई एस ऐड कर दिया जाएगा। और डू के लास्ट लेटर क्या है? ओ, और ओ के साथ में क्या लगता है? डज। अगर सब्जेक्ट ये है तो डज लगेगा, अदरवाइज सभी के साथ डू। लेकिन डू और डज जब आ जाते किसी भी सेंटेंस में आते हैं, नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ जो एस ई एस आई ई एस लगाना था वो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो तो डज के साथ जोड़ चुके हैं हम। अब इन्हीं सेंटेंसेस का हम नेगेटिव बनाते हैं। आई राइट ए लेटर, सब्जेक्ट क्या आपका? आई, आई के साथ डू नोट का यूज होगा या डज नोट? फर्स्ट पर्सन के साथ डू नोट का यूज किया जाता है। आई डू नॉट राइट ए लेटर। क्लियर? सेकंड सेंटेंस है हार्दिक राइट्स ए लेटर। हार्दिक
सिंगुलर नाउन है। हार्दिक के साथ तो फिर डज का यूज होगा, सिंगुलर नाउन है। हार्दिक डज नॉट राइट ए लेटर। क्लियर। अब आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? वो सेंटेंसेस वेयर वी आर आस्क्ड ए क्वेश्चन, जहां पर हमसे कुछ कोई पर्सन पूछा गया हो, उनको इंट्रोगेटिव कहते हैं। वहां पर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, डू और डज। इनका यूज सब्जेक्ट से पहले आएगा, डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट का यूज होगा, और फिर क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या यूज किया जाता है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। अब ये सेंटेंस आई राइट ए लेटर, इसका इंट्रोगेटिव बनाना हमें। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है, अब फिर मैं बता देता हूं आपको, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो क्या होगी, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म के रूप में। और जो इंडेफिनेट टेंस है, इंडेफिनेट, फ्यूचर को तो छोड़ दीजिए, प्रेजेंट और पास्ट लीजिए, वहां पर बेस फॉर्म डू का यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म डू या डज, इंडेफिनेट में जो हेल्पिंग वर्ब ये यूज होंगी, और फर्स्ट फॉर्म है दोनों, तो इसलिए डू या डज पहले आएगा। तो इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, डू सबसे पहले, आई के साथ तो डू का यूज होगा, डू आई राइट ए लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अब ये हमारा हार्दिक राइट्स ए लेटर, इसका इंट्रोगेटिव बनाना। हार्दिक तो क्या है, सिंगुलर नाउन है, डज का यूज होगा उसके साथ, डज हार्दिक, फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद राइट ए लेटर। क्लियर। ये तो थी हमारी कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर इसका क्या बनता है। और अब जो हमारा मेन टारगेट है जो सीखने का, वो यहां पर अब शुरू होता है। इस फंक्शन कहां होते हैं, इसके यूजेस कहां होते हैं, किन परिस्थितियों में इसका यूज किया जाता है, वो अब हमें देखना है। टेंस कौन सा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म के रूप में, और कौन सी बेस फॉर्म होगी, डू का यूज होगा। क्लियर। तो अब यूजेस पे आ जाइए, इसके फंक्शन कहां पर यूज किया जाता है, सबसे बड़ी बात है यहां देखने के लिए, वो क्या है। बहुत बार आपने सुना होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इटर्नल ट्रूथ है, नेचुरल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, उनके साथ इसका यूज कर दीजिए। अब मैं यहां पर आपके सामने एक बात लिखता हूं, जनरल स्टेटमेंट्स, सामान्य सी बातें। और वो कौन सी बातें, एक चीज आप यहां पर ध्यान रखिए कि जो पहले भी सेम था पास्ट में, अब भी ऐसा ही है, और आने वाले समय में जिसकी ऐसा ही रहने की संभावना है, उन सब उन सब बातों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर दीजिए। अब देखिए, सेम इन पास्ट, सेम नाउ, और थर्डली क्या लिखा, इज लाइकली टू बी सेम इन फ्यूचर। फ्यूचर में भी जिसके सेम रहने की संभावना है। अब इसके अंदर जो बातें लिखते हैं, मैथमेटिकल ट्रूथ भी हो सकती है, मैथमेटिकल ट्रूथ है, साइंटिफिक ट्रूथ है, साइंस की जो सच्चाइयां होती है, मैथ की होती है, या और कोई जनरल स्टेटमेंट है। अब मैं कहता हूं कि दो और दो चार होते हैं, आज से 10 साल पहले भी दो और दो चार थे, आज भी दो और दो चार हैं, और आने वाले समय में भी दो और दो चार ही रहने की संभावना है, मैथमेटिकल ट्रूथ है। अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पहले भी लगाती थी, सुनते आए हैं, और अब भी सुनते हैं, और आगे भी लगाती रहेगी। तो इस प्रकार की चीजों के लिए अब मैं एक और स्टेटमेंट लेता हूं, मैं कहता हूं अच्छे बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छे बच्चे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। भाई जो अच्छे बच्चे थे वो तो पहले भी रिस्पेक्ट करते थे, आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, और फ्यूचर में भी रिस्पेक्ट करते रहेंगे। इन सब प्रकार की स्टेटमेंट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, और इन्हीं बातों को बोल दिया जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ कह लीजिए, इटर्नल ट्रूथ कह लीजिए, सार्वभौमिक सच्चाई कह लीजिए। क्लियर पॉइंट। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स। एक और मैं बात बताता हूं यहां पर इसी के साथ में, और वो क्या है, ये तो बता दिया अनंत काल से चली आ रही है। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि भी पास्ट से शुरू होकर के, पास्ट
टू प्रेजेंट। पास्ट में शुरू हुई, प्रेजेंट अब भी ऐसे, और उनके भी फ्यूचर में रहने की संभावना है, लेकिन कैसा, एक अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम, वैग पीरियड ऑफ टाइम, समय की एक अनिश्चित सी अवधि के लिए। एक और सेंटेंस बोलता हूं, मैं कहता हूं यशिका चावल पसंद करती है। भाई यशिका सपोज कीजिए आज 12 ईयर्स की है, 12 ईयर्स की, खाना सब कब शुरू किया, 2 और 3 की एज में। ऐसा तो नहीं है शुरू से ही खा रहे, हो सकता है वो 2 साल से चावल पसंद करते हो, यानी कि पास्ट में से एक्सटेंड होकर के प्रेजेंट तक आ गया वो काम, और प्रेजेंट से फ्यूचर से फ्यूचर तक जाने की संभावना। उस समय की अवधि के लिए जो कोई काम है उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं। देखिए सेंटेंसेस है, गुड स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स। वन मोर सेंटेंस, 1 and 1 make 2। और एग्जांपल ले लीजिए, the earth revolve around the sun। एक और एग्जांपल ले लीजिए, यशिका लाइक राइस। ये 4 एग्जांपल है हमारे पास, और इन 4 एग्जांपल में हमें क्या करना है, ये देखना है आपको। गुड स्टूडेंट्स, यही सेंटेंस ले लीजिए, भाई अच्छे बच्चे थे, वो अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करते, पहले भी करते थे, आज भी करते और करते रहेंगे। तो सेम इन पास्ट, सेम एट प्रेजेंट, लाइकली टू बी सेम इन फ्यूचर। तो क्या आएगा यहां पर, रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट्स। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल है तो वहां पर क्या यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस ई एस नहीं ऐड होगा। सेकंड सेंटेंस, 1 and 1 मेक 2। एक और एक 2 होते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो लेकिन मैथमेटिकल जो डिजिट होती हैं वो एंड से जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस और आई एस जुड़ेंगे। मेक के साथ ई पहले से ही है तो क्या आ जाएगा, मेक्स। द अर्थ क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सच्चाई है, पहले भी चक्कर लगाती थी, आज भी लगाती है और आगे भी लगाती रहेगी। तो क्या होगा यहां पर, सिंगुलर है तो रिवॉल्व्स। क्लियर। यशिका, ये तो कुछ टाइम के लिए है, फ्यूचर में, पास्ट में शुरू हुआ, अब है, फ्यूचर तक रहने की संभावना है, तो यूज कर दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो क्या यशिका तो सिंगुलर है ना, सिंगुलर नाउन है, एस या ई एस आई ई एस, तो एस लग जाएगा यहां पर। क्लियर पॉइंट। लेट्स कम टू सेकेंडली, और कहां पर हम इसका यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम प्रेजेंट हैबिट, या कह लीजिए हैबिचुअल प्रेजेंट। और थर्डली इसको बोल सकते हैं रिपीटेड एक्शंस ऑफ प्रेजेंट, कि भाई बार बार जो कार्य हो रहे हैं प्रेजेंट के अंदर, और यहां पर आपको क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगी जो बारंबारता को शो करती है, बार बार होने को शो करती है। डेली, एवरीडे, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, शैल्डम। तो इस प्रकार एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और प्रेजेंट की हैबिट है, उसको हैबिचुअल प्रेजेंट बोला जाता है, और वहां पर यूज करेंगे हम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब एक सेंटेंस लिखते हैं, सी गो फॉर ए वॉक डेली। एक और सेंटेंस लिखिए, ही यूजुअली वेयर ब्लू ड्रेस। ही यूजुअली वेयर ब्लू ड्रेस। अब क्या किसने शो किया, डेली ने शो किया, क्या हमारे को बार बार काम हो रहा है। यहां पर किसने शो किया, यूजुअली ने शो कर दिया।
कि भी आमतौर पर एक से ज्यादा बार हैबिट प्रेजेंट की है, प्रेजेंट में बार बार होता है, तो फर्स्ट फॉर्म का यूज कीजिए। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस या एस या आई एस एड कर दीजिए, तो प्रेजेंट हैबिट के लिए। तो सी के साथ क्या यूज होगा यहाँ पर, गॉज। ही यूजुअली, ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, वेयर्स। क्लियर पॉइंट। तो दो जगह पर हमने इसका यूज किया, जनरल स्टेटमेंट्स के लिए और दूसरा यूज किया है प्रेजेंट हैबिट के लिए। थर्डली इसका यूज हम कहां पर करते हैं वो हमें अब देखना है। बहुत बार सुना होगा आपने कंडीशनल सेंटेंसेस, यहां बोल लीजिए कंडीशनल सेंटेंसेस, पॉसिबिलिटी होती है यहां पर कंडीशनल सेंटेंसेस, या दूसरा कह सकते हैं इन सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, जो डिपेंड होती है मेन क्लॉज के ऊपर, उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, या फिर कह लीजिए कंडीशनल सेंटेंस। अब ये कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं जिनमें कंडीशन रखी जाती है, अगर तेज दौड़ोगे तो जीत जाओगे, अगर वो मेहनत करता है तो वो फर्स्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में, अगर तुम टाइम पे आते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, इस टाइप के सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, कंडीशनल इफ से शुरू होते हैं। इवन इफ भी आ सकता है, इफ ओनली से भी शुरू हो सकते हैं, एज इफ का यूज भी यहां पर किया जा सकता है, सपोज या सपोजिंग दैट भी आ सकता है, ऑन कंडीशन दैट का यूज भी किया जाता है, और जो नेगेटिव कंडीशन है ऑलवेज रिमेंबर, उसके लिए अनलेस का यूज किया जाता है। अनलेस का मीन क्या होता है, यदि नहीं, यदि से शुरू होते हैं, इफ नॉट, लेकिन अनलेस पावरफुल होता है उसकी बजाय। अगर कहीं पर पूर्व सावधानी बताई गई, प्रिकॉशन बोलते हैं इंग्लिश में, वहां इन केस का भी यूज होता है। लेकिन कहां पे वहां सेंटेंस पार्ट कितने, क्लोज तो दो होंगे ना, वाक्य यानी कि मिश्रित वाक्य जिसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा तभी उसको कंडीशनल बोलेंगे। ये कहोगे तो ये हो जाएगा, यानी कि दो वाक्य जोड़ दिया गया उनको, तो इससे शुरू होंगे वो, इनसे शुरू होकर के एक इक्वेशन यहां पर मैं बढ़ाता हूं, इवन इफ है, ज्यादा दोबारा नहीं लिखेंगे इसको, आगे इनमें से कोई भी आ सकता है। फिर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद में यहां पर आपको टेंस का यूज करना है। अभी ये नहीं पता किस टेंस का यूज करना है। उसके बाद में एक और सब्जेक्ट मिलेगा, यानी कि वाक्य तो दो होंगे तो उनको जोड़ा जाना है, यहां पर दो क्लॉज होंगी यहां पर। सब्जेक्ट के बाद में यहां पर क्या होगा, विल, शैल, कैन, मे, और इनके बाद में होगा वर्ब फर्स्ट। अगर ये कंडीशन आपकी पूरी होती है, पहले तो इनसे देखना वो सेंटेंस इनसे शुरू हो, दूसरा क्या देखना है, उसके अंदर शैल, विल, कैन, मे के बाद फर्स्ट फॉर्म हो, तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। क्लियर। अब सेंटेंस लिखता हूं, इफ सी वर्क हार्ड, सी विल विन। अगर वो मेहनत करती है वो जीत जाएगी। हमने क्या देखना है, ये तो इफ से शुरू है और यहां पर विल भी आया हुआ, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पर क्या यूज कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वर्क्स। एक और सेंटेंस देखिए, अनलेस यू रन फास्ट यू कांट विन। ये नेगेटिव कंडीशन के लिए बोला था अनलेस का, अनलेस से शुरू है, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म दी गई है, तो यहां पर क्या, प्रेजेंट इंडेफिनेट। यू क्या हमारा सेकंड पर्सन, एस तो नहीं लगेगा, यू के साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। फोर्थली और कहां पर हम इसका यूज करते हैं, अब वो भी देखते जाइए। बहुत बार आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में सुना है। वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस जो किसको शो करते हैं, ये हमें अब देखना है। बोलिए, किसको शो करते हैं, एक्सक्लेमेशन होता है वहां पर। क्लियर, कि वे सडन फीलिंग ऑफ माइंड को शो करते हैं, उनको बोलते हैं क्या, एक्सक्लेमेट। लेकिन वो किससे शुरू हो, हियर या देयर से। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लास्ट में क्या मिलेगा आपको, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। शुरू किससे होने चाहिए, हेयर और देयर से। यहां पर एक चीज देखनी है,
अगर सब्जेक्ट आपका नाउन है तो वह क्या होगा, किससे पहले यूज होगा, नाउन है, नाउन है तो वर्ब के बाद में, आफ्टर द वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो क्या होगा, बिफोर द वर्ब। ये ध्यान रखना, जनरल कंपटीशन में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एरर मेकिंग में आपको ऐसा ही मिलेगा, जब पॉइंट आउट करना हो ना एरर, जैसे सेंटेंस देखिए, हियर ब्लैंक दे दी, कम विराट कोहली, ये सेंटेंस है। सबसे पहले एक और सेंटेंस लिखिए, हियर सी प्ले। सबसे पहले तो क्या देखा हमने, हियर या देयर से शुरू, और लास्ट में क्या दिया गया है यहां पर, ये देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन है, हियर देयर से शुरू। ये तो कंफर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट आएगा, लेकिन अब ये देखना है अगर वह सब्जेक्ट नाउन है तो वर्ब के, यानी कि वर्ब नाउन से सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कम्स। दूसरे सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो वर्ब के बाद आएगा, बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले आएगा, सॉरी। तो वर्ब तो हमारी प्ले है, सब्जेक्ट ऑटोमेटिक, इसीलिए तो पहले लिखा है इसे, हियर सी प्लेज। क्लियर। और कहां पर हम इसका यूज करते हैं, बहुत बार सुना होगा आपने प्रोसेस, किसी भी काम के करने का मेथड, या इसको कह लीजिए स्टेप बाय स्टेप, स्टेजेस ऑफ ए प्रोसेस। किसी भी प्रक्रिया की स्टेप बाय स्टेप जो स्टेज होती है, वो डेमोन्स्ट्रेशन भी हो सकती है, डिस्क्रिप्शन भी होती है, एक्सप्लेनेशन भी होती है, तो उनको शो करने के लिए प्रोसेस कोई भी है, पता नहीं कितने प्रोसेस होते हैं, चाय बनाने का भी प्रोसेस होता है, साइकिल चलाने का प्रोसेस होता है, स्कूटी चलाने का प्रोसेस होता है, पढ़ने का प्रोसेस होता है। पहले बुक निकाली जाती है, उसके बाद ओपन किया जाता है, बैठा जाता है, और फिर उसके अंदर देखा जाता है, ये पढ़ने का प्रोसेस है। बैंक फीस जमा करवाते हैं, बैंक में जाते हैं, अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस है। तो कोई भी प्रोसेस शो करना, ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर दीजिए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर चाय बनाने का प्रोसेस है, सी बॉयल वाटर एंड एड टी लीव्स। देन वो क्या करती है, पानी उबालती है, उसमें चाय की पत्ती डालती है, सी बॉयल इट अगेन एंड pour some milk, then she add some sugar। अब ये सेंटेंस हमने लिख दिया, 3 लाइन यहां पर लिख दी है, लेकिन आप पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा जो प्रोसेस है, चाय बनाने का प्रोसेस है। और ऑलवेज प्रोसेस को किसमें शो करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या किया, पानी उबाला, टी लीव डाले उसमें, उसके बाद फिर से उबालते हैं उसको, उबालने के बाद क्या करते हैं, मिल्क डालते हैं, मिल्क डालने के बाद उसके अंदर शुगर ऐड कर देते हैं। तो प्रोसेस ही तो है, और प्रोसेस को ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो क्या आ जाएगा, यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो वर्ब फर्स्ट के साथ एस लगा दीजिए, सी बॉइल्स, यहां पर एड के साथ भी एस लग जाएगा। यहां पर फिर सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, बॉइल्स, और यहां पर फिर क्या हो जाएगा, पोर उडेलना होता है, उसके अंदर दूध उडेला जाता है, और लास्ट में क्या किया जाता है, शुगर ऐड कर दी जाती है। तो यहां पर भी क्या होगा, एड्स। क्लियर। तो ये था प्रोसेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अब और देखते हैं कहां पर यूज किया जाता है। प्रोसेस हो चुका है हमारा। अब बहुत सी बातें जो हम सुनते हैं पास्ट में सुनी हुई बातें, सुनने में आया कि ये पास्ट में हुआ है, लेकिन उसको आज भी सच और इफेक्टिव माना जाता है, उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। कम्युनिकेशंस ऑफ पास्ट। भाई पास्ट में बात कही गई है, कोई भी पास्ट में कह दिया, ये नहीं 200 साल पहले किया, 300 साल पहले किया, 400 साल पहले किया, हमें नहीं पता, लेकिन उसको आज भी ट्रू सच माना जाता है, और उसको इफेक्टिव मानते, प्रभावशाली मानते हैं, ये सही बात है। शास्त्र शिरोमणि जो सनातन धर्म का
और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है जिसको, वो है भागवत गीता है। और भागवत गीता में कहा गया है, भागवत गीता में कहते हैं तो आज भी सच माना जाता है, इफेक्टिव माना जाता है। और बात कब की है, जब गीता में लिखा गया तो 5000 साल पहले की है, उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। द भगवत गीता सेज, द भगवत गीता से ट्रुथ ऑलवेज विंस। तो यहां पर ये तो गीता की बात को तो सभी सच मानते हैं ना, सच मानते हैं, इफेक्टिव और ट्रू है, बात तो पास की है, फिर भी सच और इफेक्टिव आज भी है, तो उसके लिए भी प्रेजेंट सेज का यूज होगा। जॉन कीट्स का नाम सुना होगा इंग्लिश में, जॉन कीट्स इंग्लिश पोएट, सपोज मेरे ख्याल से 16 में 1721 में इसको ये एक्सपायर हो गए थे, 1695 में, 26 की एज में। तो जॉन कीट्स ने भी कहा है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सुंदरता की चीज हमेशा खुशी देती है, आज भी उसी बात को माना जाता है। तो इस टाइप की बातों के लिए जो पास्ट में हुई हैं, आज भी सच और इफेक्टिव हैं, उनके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। और कहां पर इसका यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर की कोई भी बात है जो होने वाली है नजदीक भविष्य में, या इसको कह लीजिए आप प्लान्ड फ्यूचर, प्लान्ड फ्यूचर, ये ऑलरेडी सेटल्ड प्रोग्राम अबाउट फ्यूचर, पूरा पहले से निर्धारित फ्यूचर का कोई कार्यक्रम, और इसको बोला जाता है, ये बात बिल्कुल आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है, ऑफिशियल फ्यूचर, ऑफिशियल फ्यूचर, ऑफिशियल। ये ऑफिशियल फ्यूचर क्या होता है कि भी टाइम टेबल से रिलेटेड, टाइम टेबल कह लीजिए, प्रशासनिक भविष्य कि जो सरकारी आदेश है, प्रशासकीय आदेश है, प्रशासन का कार्यक्रम है, सरकार का कोई कार्यक्रम है जिसकी डेट पहले से निर्धारित कर दी गई है, उस फ्यूचर के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, ऑफिशियल फ्यूचर इसको बोला जाता है। अब टाइम टेबल, समय सारिणी कि भी रेल का तो कार्यक्रम टाइम होता है, इस टाइम पर चलती है ये रेल, हर रोज चलती है, पहले से निर्धारित है। एक ट्रेन के पास खड़े हैं, क्या कहेंगे कितने बजे चलती है ये ट्रेन, अभी तो नहीं चली, चलने वाली है, फ्यूचर में चलेगी, लेकिन उसका टाइम निश्चित है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑफिशियल फ्यूचर, समय सारिणी के अकॉर्डिंग जो काम होता है। एक आदमी को रिटायर होना है, उसको रिटायर होना 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को रिटायर होना है, अभी तो 6-7-8 महीने, 7-8 महीने बाकी है उसमें, लेकिन फिर भी क्या कहेंगे, क्योंकि निर्धारित किया गया 31 दिसंबर को रिटायर हो जाएगा ये, उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ही सी रिटायर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने वो रिटायर होगा, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे क्योंकि ये ऑफिशियल फ्यूचर है, प्रशासन की ओर से निर्धारित किया गया, तय तिथि फिक्स कर दी गई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी रिटायर्स। अब और सेंटेंस देखिए, नरेंद्र मोदी नेक्स्ट मंथ इन लंदन जाएंगे, अरे नेक्स्ट मंथ तो फ्यूचर है, लेकिन फिर भी क्या है, वो ऑफिशियल फ्यूचर है, पहले से निर्धारित कार्यक्रम है, प्लान्ड फ्यूचर है, टाइम टेबल है उसका, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर दीजिए। पीएम मोदी गो टू लंदन नेक्स्ट वीक, पीएम मोदी गोज टू लंदन, तो फर्स्ट फॉर्म है ना, उसके साथ एस या ईएस ऐड हो जाएगा, क्योंकि पीएम मोदी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहां पर सी क्या है, सी क्या है, सिंगुलर, क्या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, तो एस या ईएस इनके साथ में यूज कर देंगे। और कहां पर इसका यूज होता है बोलिएगा, रनिंग कमेंट्रीज के अंदर, क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, ब्रॉडकास्ट ड्यूरिंग स्पोर्टिंग इवेंट्स, इन रनिंग कमेंट्रीज, ब्रॉडकास्ट ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, स्पोर्टिंग इवेंट्स कह लीजिए, स्पोर्टिंग इवेंट्स में होती है। क्रिकेट की कमेंट्री बहुत बार सुनते हैं, कमेंटेटर जब कोई बोलता है, क्या उससे पहले वो बैट्समैन को शॉट लगाते हुए देखता है ना, कमेंट्री तो बाद में करता है,
वो तो बात पास्ट की होगी उसके लिए, लेकिन यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट का करेगा, कमेंट्रीज में प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस का यूज किया जाता है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, विराट कोहली का फिर आपने नाम सुना होगा, इंडियन क्रिकेटर है, प्ले वेल, कमेंटेटर बोल रहा है, ही हिट द बॉल हार्ड, इट इज ए 6। अब ये सेंटेंस हमने लिख दिया, कमेंटेटर बोलता जा रहा है, उसकी सुन रहे हैं हम। कमेंटेटर कब बोला? जब वो घटना घट चुकी है, लेकिन कमेंट्री में ऑलवेज रिमेंबर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। विराट कोहली सब्जेक्ट क्या? सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर, और सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस, पीछे लास्ट में वाई, वाई से पहले वोवल है तो एस लगेगा। प्लेज वेल, ही हिट्स द बॉल हार्ड, इट इज ए 6। तो रनिंग कमेंट्रीज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है। और कहां पर इसका यूज होता है? उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल प्रेजेंट। हिस्टोरिकल प्रेजेंट, हिस्टोरिकल प्रेजेंट, या इसको कह लीजिए मेक या ड्रामेटिक प्रेजेंट कहिए, बल्कि इसको ड्रामेटिक, ड्रामेटिक प्रेजेंट कहिए। रिसाइटल ऑफ ए प्रेजेंट, रिसाइटल ऑफ पास्ट, मोर ड्रामेटिक। पास्ट की कोई भी घटना है ना, उसको ड्रामेटिक रूप से पेश करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। अब पास्ट की कोई घटना घटती है, एक तो हम बताते हैं ऐसे हुआ था, वो वहां गया था, उसने उसको, उस राजा ने उसको हरा दिया था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। इसको क्या कहते हैं? विविड, विविडली एक्सप्लेनेशन कहिए। सजीव रूप से बताना हो किसी घटना को, इतिहास की घटना को, पास्ट की घटना को, जब बिल्कुल सजीव रूप से बताना हो, लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, लोगों की अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उसको प्रेजेंट में सुनाया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने बैटल ऑफ पानीपत के बारे में जरूर सुना होगा, कोई रामायण सुना, महाभारत के बारे में सुना, जब इनको टीवी पे दिखाया जाता है तो क्या प्रेजेंट में या पास्ट में? प्रेजेंट में। क्यों? लोगों का ध्यान, लोगों की अटेंशन सजीव रूप से उसको दर्शाना है तो प्रेजेंट में दर्शाना पड़ेगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, हेमू फाइट ब्रेवली, जस्ट देन एन एरो हिट हिम एंड ही फॉल डाउन। हेमू के बारे में सुना होगा, बैटल ऑफ पानीपत में, वहां पर क्या हुआ था? उसकी लड़ाई हुई थी, क्या हुआ? वो जीतने के बड़ी बहादुरी से वो लड़ा था, ये नहीं कहना, बड़ी बहादुरी से लड़ता है। ठीक उसी समय एक तीर उसकी आंख में आकर के लगता है, वो हाथी से गिर जाता है, उसकी सेना में भगदड़ मच जाती है और वो हार जाता है। तो क्या किया जाएगा? विविड, सजीव रूप से किसी घटना का वर्णन करना ना, पास्ट की, चाहे वो 1000 साल पहले क्यों ना हुई हो, फिर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कीजिए। तो क्या आ जाएगा यहां पर? फाइट्स, जस्ट देन एन एरो, ठीक उसी समय एक तीर उसकी टकराता है और क्या होता है? वो गिर जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ड्रामेटिक प्रेजेंट, फॉल्स। क्लियर? और कहां पर इसका यूज करते हैं वो देखिए, वर्ब ऑफ परसेप्शन। अब वो वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है? वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है? जहां पर नॉलेज गेन की जाती है सेंस ऑर्गन से, उन वर्ब में प्रेजेंट में इंडेफिनेट में यूज किया जाता है उनका, हमेशा ध्यान रखिए। भी पास्ट की बात है तो पास्ट में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैंने कहा प्रेजेंट की बात बतानी है। और वर्ब वो है आपके पास जहां नॉलेज गेन की जाती है सेंसरी ऑर्गन से, तो उनके साथ में क्या करेंगे? आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, ठीक है, जहां पर नॉलेज इज गेन्ड, प्राप्त की जाती है थ्रू 5 सेंसेस। अब वो सेंसेस क्या है? सेंस ऑफ स्मेल क्या? नोज, और सूंघने को क्या कहते हैं? स्मेल। सूंघने के लिए वर्ब का यूज होगा हियर, HEAR।
चखने के लिए टेस्ट, टेस्ट भी वर्ब होती है, ये भी क्या होती है, वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है, सेंसरी ऑर्गन है। टच के लिए फील, और क्या होता है, देखने के लिए सी, सी के साथ भी आईएनजी, प्रेजेंट की बात आईएनजी यूज नहीं होगा, सी। माइंड, माइंड का यूज किया जाता है जो सोचने के लिए, तो इन वर्ब जो माइंड का यूज इनमें किया गया है तो वहां पर आईएनजी नहीं यूज होगा। इसके अलावा और भी वर्ब होती हैं, जैसे नोटिस, मैं देख रहा हूं कई दिन से आप शरारत, मैं देख रहे हूं आप पढ़ नहीं रहे हैं, आई एम नोटिसिंग या आई नोटिस का यूज होगा, आईएनजी नहीं आएगा। अंडरस्टैंड, और कौन सी वर्ब है, रिकॉग्नाइज, तो ये वर्ब है, इनका कब यूज नहीं होता है, नॉट यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। अब मैं कहता हूं मेरे को अजीब सी स्मेल आ रही है, ए स्ट्रेंज स्मेल इज कमिंग टू मी, नहीं, आई स्मेल, या मेरे को एक अजीब सी आवाज आ रही है, आई हियर एंड स्ट्रेंज साउंड, क्या करें, आई एम हियरिंग, मैं एक अजीब सी आवाज सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग नहीं आए, हियरिंग तो वो कोर्ट वाली होती है, सुनने की बात आती है, आईएनजी में नहीं यूज होगा। पास्ट में यूज हो सकता है और हो सकता है, लेकिन जब तक आईएनजी नहीं लगेगा, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट एक्टिविटी है, तो केवल और केवल इंडेफिनेट में यूज होगा, आई हियर। सी, उसमें से दुर्गंध आती है, अब ये सेंटेंस तो क्या यूज होगा, सी स्मेल बैड, सी तो हमारा क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सी इज स्मेलिंग बैड, नहीं आईएनजी नहीं लगेगा, सी स्मेल्स बैड। क्लियर, ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हर कंसेप्ट आपका यहां पर हमने क्लियर करवाया है, कहां कहां यूज किया जाता है वो आपको बताया है, किन सिचुएशन में यूज किया जाता है और क्यों किया जाता है, हर कंसेप्ट के बारे में बताया है। जैसे फर्स्ट में क्या बताया, जनरल स्टेटमेंट में, सेकेंडली क्या बताया, प्रेजेंट हैबिट के लिए, उसके बाद क्या बताया, कंडीशनल सेंटेंसेस में, हियर एंड देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, प्रोसेस को शो करने के लिए बताया, फ्यूचर रेफरेंस के लिए बताया, पास्ट कम्युनिकेशन के लिए बताया, रनिंग कमेंट्रीज में शो किया, ड्रामेटिक प्रेजेंट जिसको बोलते हैं पास्ट की घटना है और सजीव रूप से बताना, वहां पर आपको बताया गया। और लास्ट में क्या बताया, जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होती हैं कहीं पर भी उनके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं किया जाता, और वर्ब ऑफ परसेप्शन में आपको बताया। अब मैं 1 और 2 क्वेश्चन यहां पर लिखता हूं, तो कंसेप्ट हमने हर प्रकार से आपके क्लियर करवाए हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो हमको कमेंट डाल सकता है, और किसी भी बच्चे के कमेंट का, किसी भी दोस्त कोई भी अगर कमेंट करता है, डाउट है, हम उसका वेलकम करते हैं और सॉल्यूशन खोज के निकालेंगे। मैं एक जाते जाते आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर, इसका आंसर आपने कमेंट में हमें बताना है। चैनल हमारा अच्छा लगा है आपको तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।